ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो 161 क्या ये महल है? आज कृष्ण के घर पर अलग ही चहल पहल थी। कृष्ण के मामा जी जीवन और उनकी पत्नी मीना भी वहां आ चुकी थी। वहीं उन्होंने कुछ सामान भी लिया था जो गिफ्ट के तौर पर था, जिसमें फल और कुछ कपड़े भी थे। हालांकि कृष्ण ने उन्हें मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रख लिया थे। कृष्ण के मामा जी वहां काफी खुश थे और वो ये सब देखकर अपने मन में कहते हैं, कृष्ण बेटा माफ करना, लेकिन तुम्हारी शादी तो मेरी पसंद की लड़की से होगी और मैं वहां तुम्हारा रिश्ता तुड़वाने जा रहा हूँ। जो सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, वो मीना जी को इशारा करते हैं, जिसके बाद वो कृष्ण से कहते हैं, बेटा मैंने ट्रेन की टिकट कर ली है, चलो समय हो रहा है। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और अपने फोन को देखने लगता है, जिसमें राज का मैसेज था, सर हम पहुंचने वाले हैं। जो देखकर कृष्ण अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी कार आ रही है। जिस पर जया जी हाँ कहती है। कुछ ही देर में वहां 5 कार आ जाती है जो सब फरारी थी। वही वो बिल्कुल नया मॉडल था। कृष्ण कार को देखकर मुस्कुराकर बाहर जाता है, जहां कार से राज बाहर आता है और वो अपने सर को झुकाकर पूरी इज्जत के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग सर। जिस पर कृष्ण भी मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग राज। फिर वो बॉडीगार्ड को सामान रखने का इशारा करता है। वही कृष्ण के मामा और मामी के तो होश ही उड़ गए थे, जो देखकर जया जी को हंसी आ जाती है। फिर वो उन्हें चलने का इशारा करती है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। कृष्ण अपने मम्मी पापा के साथ बैठता है, वहीं उसके मामा मामी दूसरी कार में बैठता है। वही राज आगे कार में बैठा हुआ था। फिर कार शुरू हो जाती है। कृष्ण के पापा मामा जी और कृष्ण एक कार में थे, वहीं उसकी मम्मी बहन और मामी एक कार में। वो सब आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। कृष्ण अपना फोन चला रहा था। रास्ता थोड़ा लंबा था। 4-5 घंटे बाद वो सब उस शहर में पहुंच चुके थे। कृष्ण ड्राइवर से पूछता है, क्या हम घर चले गए या सिंघानिया फैमिली हाउस? जो सुनकर वो ड्राइवर, जो एक बॉडीगार्ड था, वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर हम सिंघानिया फैमिली हाउस जाएंगे, ये चेयरमैन सर का ऑर्डर है। जिस पर कृष्ण हाँ कहता है। फिर वो सब वहां जाने लगते हैं। कृष्ण के मामा जी उससे पूछते हैं, कृष्ण बेटा ये तुम्हें सर क्यों बुला रहे हैं? जिस पर कृष्ण कहता है, क्योंकि ये मेरी पत्नी के लिए काम करते हैं। जो सुनकर मामा जी को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जितने भी लोगों से मिले हैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। कृष्ण अपने मामा जी की आंखों की हैरानी देखकर अपने मन में मुस्कुराता है, क्योंकि ये तो बस एक झलक थी, असली शान शौकत तो अभी बाकी थी। जो सब सोचकर वो फिर से अपने काम में लग जाता है और फोन चलाने लगता है। कुछ देर बाद कार उस इलाके में आ जाती है जहाँ सिंघानिया फैमिली हाउस है और कुछ ही देर में उन्हें वो बड़ा सा गेट दिखने लगता है। सभी की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता। कृष्ण जब उस गेट को देखता है तो वो अपने फोन को बंद कर लेता है। वो बड़ा सा गेट बिना आवाज के खुलता है और वो 5 कार अंदर चली जाती है। सभी लोग अब बस रास्ते की खूबसूरती और उस जगह को देख रहे थे, जो काफी बड़ी थी। कृष्ण यहाँ आ चुका था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं लगता। वही बाकी सब बस अपनी आंखों से उस जगह को देख रहे थे। कुछ देर बाद कार रुक जाती है और बॉडीगार्ड दरवाजा खोलते हैं। कृष्ण सबसे पहले बाहर आता है, वही बाकी सब तो उस जगह को देखकर बाहर आना ही भूल जाते हैं। फिर कृष्ण कहता है, हम पहुंच गए। जो सुनकर वो सब अपने होश में वापस आते हैं और बाहर आते हैं, जहां एक तरफ हरा भरा बगीचा था जो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। एक लंबा रास्ता था जहां वो कार खड़ी थी। फिर उन सब की नजर दूसरी तरफ जाती है, जहां बहुत बड़ा दरवाजा था जो दिखने में भी काफी खूबसूरत था। और जब सब उस घर को देखते हैं तो उनके दिमाग में बस एक बात आती है, क्या ये घर है? वही राज उन्हें आगे चलने के लिए कहता है। कृष्ण सबको देखकर कहता है, ये सिंघानिया फैमिली हाउस है, आप सब चलिए। जो कहकर कृष्ण आगे चलने लगता है। वही बाकी सब बस उसे ही देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में कोई घर है। कृष्ण जैसे ही 2 कदम चलता है, वो बंद दरवाजा खुल जाता है। कृष्ण के परिवार वाले पहले ही हैरान थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने का नजारा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कृष्ण अंदर देखता है, जहाँ सभी नौकर और नौकरानी कतार लगाकर खड़े थे और उन सब की गर्दन झुका हुई थी। कृष्ण के परिवार वाले भी अपने आप को संभाल कर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हैं। वो सब जब दरवाजे तक पहुंचते हैं तो वो वहां खड़े सभी नौकरों को और नौकरानी को देखते हैं। कृष्ण जब अंदर जाता है, वो सब एक साथ उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, वेलकम होम सर। जो सुनकर कृष्ण बस अपनी गर्दन हिलाता है। बाकी सब दरवाजे से ये नजारा देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्राट के महल में पहुंच गए थे। यहाँ के ठाठ ही अलग थे, ये सब किसी शाही रियासत जैसा लग रहा था। वहीं वो उन नौकरों को देखते हैं जो वहां अपना सर झुकाकर खड़े थे। वो फिर उस घर को देखते हैं जो किसी महल की तरह था। कृष्ण अंदर जाता है, जहां वो उन सभी नौकरों को पार करते हुए सीधा राजीव सिंघानिया के पास जाता है, जो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। कृष्ण उनके पैर छूकर उन्हें नमस्कार करते हुए कहता है, दादाजी कैसे हैं आप? राजीव सिंघानिया कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम आ गए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बेटे। फिर वो कृष्ण को देखकर कहते हैं, क्या दादाजी के गले नहीं लगो या ऐसे ही रहोगे? जो सुनकर कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उनके गले लग जाता है। वही समीक्षा जी कृष्ण के परिवार को देखकर खुशी से उनके पास जाते हुए कहती है, आप सब वहाँ क्यों खड़े हैं, आए, आप सबका स्वागत है। जो सुनकर वो सब समीक्षा जी की तरफ देखते हैं, जो काफी खूबसूरत थी। वहीं उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जो देखकर वो सब भी मुस्कुरा देते हैं और सब लोग अंदर आते हैं। कृष्ण के मम्मी पापा सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। वही सिंघानिया फैमिली भी उनका स्वागत करती है।
कृष्ण के मामा जी तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस इस जगह को देख रहे थे जहाँ की छोटी से छोटी चीज भी करोड़ों की थी। वहीं कृष्ण दादाजी के पास बैठता है। दादाजी उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा हमने तुम्हें बहुत याद किया, तुम कुछ दिनों के लिए क्या गए, हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस पर कृष्ण कहता है, दादाजी आप भी ना, और अगर आपको मेरी इतनी ही याद आ रही थी तो आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। जो सुनकर दादाजी कहते हैं, मुझे पता है तुम आ जाते, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हो, तो हमने तुम्हें उनके पास भेज दिया। जिस पर समीक्षा जी नाश्ता रखते हुए कहती है, कृष्ण बेटा इनकी बातों में मत आना, जरूर तुम्हें ठगने वाले हैं। जो सुनकर दादाजी कहते हैं, कृष्ण बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही कह रही थी। जो सुनकर कृष्ण हंसने लगता है। वही कृष्ण का परिवार कृष्ण को सिंघानिया फैमिली के बीच इतने अच्छे रिश्ते को देखकर मुस्कुरा रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। वही दादाजी कृष्ण को देखकर कहते हैं, हमारा बेटा कितना प्यार है, और दूसरी तरफ मेरी पोती पता नहीं उसे ऑफिस में क्या काम होता है, घर तो आती ही नहीं है, बस वही रहती है, उसका दूसरा घर बन गया है। जो सुनकर महेश जी कहते हैं, पापा जी आप बस उसके पीछे से ही उसकी बुराई कर सकते हो, आगे क्यों नहीं कहते। जिस पर दादाजी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना कृष्ण बेटा। जिस पर कृष्ण भी कुछ नहीं कहता, जो देखकर दादाजी मुंह बना लेते हैं। फिर वो कुछ देर बाद दवाई लेने और आराम करने के लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं महेश जी भी कुछ देर और बैठते हैं, फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। कृष्ण का परिवार भी आराम करने के लिए चला जाता है। वहीं कृष्ण भी उनके साथ जाता है। वो सभी पहले एक ही कमरे में बैठते हैं। कृष्ण के मामा जी पहले ही सदमे में थे। वो कृष्ण का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाकर कहते हैं, कृष्ण ये सब क्या है, क्या सच में तुम्हारी पत्नी इसी घर में रहती है। जिस पर कृष्ण कहता है, वो यहाँ नहीं रहती, उसका अपना विला है, ये उनका फैमिली हाउस है, हाँ लेकिन वो यहाँ कभी कभी आती है। जिस पर माया कहती है, मामा जी भाभी प्रियंका सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे रहती होंगी। वही माया की बात सुनकर कृष्ण के मामा जी का तो सर ही घूम जाता है। वही कृष्ण उनकी ऐसी हालत देखकर कहता है, मामा जी आप आराम कीजिए, कर पूजा है। फिर वो उन सबको वहां छोड़कर अपने कमरे में आ जाता है। वही बाकी सब भी कुछ देर और बात करते हैं और फिर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। कृष्ण अपने कमरे में कुछ देर तक तो सोफे पर बैठता है और फिर बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जो अभी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, वो कुछ फाइल देख रही थी। कुछ देर बाद उसके पास राज का मैसेज आता है, बॉस सब लोग पहुंच चुके हैं। और उसके आधे घंटे बाद उसके पास और एक मैसेज आता है, तुम घर कब आ रही हो, जल्दी आना, ठीक है, देर मत करना। जो देखकर प्रियंका बस ऑफ का मैसेज करके पास अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण 2 घंटे तक सोता है। फिर वो अपना मुंह धोकर नीचे जाता है, जहाँ कोई नहीं था। वहीं कुछ नौकर थे, लेकिन कृष्ण को देखकर वो भी वहां से चले जाते हैं। कृष्ण फिर रसोई में जाता है, जहां समीक्षा जी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। जो देखकर कृष्ण भी उनके पास आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है, मम्मी आप क्या कर रहे हो और ये क्या बना रही हो। जो सुनकर समीक्षा जी कृष्ण की तरफ देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, कृष्ण बेटा आओ। फिर वो आगे कहती है, वो मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्या तुम्हें भी कुछ अलग खाना है। जिस पर कृष्ण कहता है, आह खीर, मुझे वो खानी है आपके हाथ की। जो सुनकर समीक्षा जी मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी और कुछ। जिस पर कृष्ण कहता है, ममम नहीं। समीक्षा जी उसे देखकर मुस्कुराकर उसे एक लड्डू देते हुए कहती है, वो तब तक तुम इसे खाओ। जो सुनकर कृष्ण उस लड्डू को लेकर खाने लगता है, जो उसे काफी अच्छा लगता है। फिर वो और कुछ देर समीक्षा जी से बात करता है। तभी उसे कार की आवाज आती है, जो सुनकर समीक्षा जी के हाथ रुक जाते हैं और वो धीरे से कहती है, प्रियंका आ गई। जो सुनकर कृष्ण भी उनकी तरफ देखता है, लेकिन वो बाहर नहीं जाता। वही लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। दादाजी, कृष्ण के पापा, मम्मी, मामा, मामी, वो सभी बातें कर रहे थे। तभी उन्हें भी किसी की चलने की आवाज आती है। प्रियंका अपने जूतों से टक टक की आवाज करते हुए अंदर आती है। वो सीधा दादाजी के पास जाती है और उनके पैर छूती है, जिस पर वो उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ ताना मारते हुए कहते हैं, तो मिल गया तुम्हें समय, हाँ घर पर तो तुम्हें आना ही नहीं है, बस काम काम काम। जो सुनकर प्रियंका कुछ नहीं कहती, बस उन्हें एक नजर देखती है। फिर वो कृष्ण के मम्मी पापा के पैर छूती है, जो उसे आशीर्वाद देते हैं। कृष्ण के मामा मामी भी वही, वो उसे नहीं पहचान पा रहे थे। फिर प्रियंका अपना मास्क और शेड्स उतारती है, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा सबके सामने आता है। माया प्रियंका को देखकर कहती है, गुड इवनिंग भाभी। जिस पर प्रियंका भी उसे ग्रीट करती है। वही माया के मुंह से भाभी सुनकर कृष्ण के मामा जी का मुंह सीधा जमीन तक खुल जाता है और वो प्रियंका को देखते हैं, जो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी, और उसकी वो नीली आंखें जो उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती थी। प्रियंका ने अभी बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो एक बिजनेस वुमेन लग रही थी, लेकिन वो अभी भी हद से ज्यादा खूबसूरत थी। जो देखकर कृष्ण के मामा जी का मुंह खुला और आंखें बड़ी हो जाती है। वही प्रियंका उन्हें बिना किसी भाव के देख रही थी। प्रियंका फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है, जहां वो फ्रेश होकर कपड़े बदल कर नीचे आता है, जहां सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे। प्रियंका इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी कृष्ण नहीं दिखता, जो देखकर उसकी भौहें इकट्ठी हो जाती है। प्रियंका कहीं जाती तभी महेश जी उसे जरूरी काम के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहां उसे 2 घंटे लग जाते हैं। तब तक खाने का भी समय हो गया था। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। प्रियंका भी आ चुकी थी, वो भी वहां बैठी हुई थी। कृष्ण भी उसके पास बैठा हुआ था, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, जैसे अपनी नाराजगी दिखा रहा हो, जो देखकर प्रियंका भी एक गहरी सांस लेती है।
फिर वो भी खाना खाने लगती है। वो सब आधे घंटे में खाना खा लेते हैं। जया जी कल के लिए सबको कपड़े देती है, वो प्रियंका और कृष्ण को भी देती है। फिर वो सब कुछ देर और बैठकर बातें करते हैं और फिर सब लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। प्रियंका और कृष्ण एक साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर थे। कृष्ण प्रियंका की तरफ पीट करके सो रहा था, वही प्रियंका उसे देख रही थी। वो कुछ देर उसे ऐसे ही देखती है, फिर प्रियंका धीरे से कृष्ण की तरफ खिसकती है और अपनी आंखें पर अपने हाथ को रख लेती है। वही कृष्ण जो कुछ ही देर में सो जाता है, वो अपनी आदत से मजबूर प्रियंका को फिर से अपनी बाहों में भर लेता है, जो महसूस करके प्रियंका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भी कुछ ही देर में सो जाती है। CH 162 श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सिंघानिया फैमिली हाउस। सुबह की किरणें बड़ी मुश्किल से गहरे पर्दों को हटाते हुए बड़ी मुश्किल से उस घर में आती है जहां आज चहल पहल का माहौल बना हुआ है। सुबह 4 बजे से सभी नौकर नौकरानी सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आज श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है। वही दूसरी तरफ एक कमरे में जहां किंग साइज बेड पर एक लड़का बड़े ही आराम से सो रहा है, उसके चेहरे पर हल्की किरणें आ रही है। वही कमरे में बिल्कुल शांति है, बस टक टक की आवाज आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर प्रियंका अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठी हुई है और उसका ध्यान स्क्रीन पर है। यहाँ कुछ लोग उससे बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण बिस्तर पर आराम से सो रहा है, लेकिन धूप के कारण उनकी नींद अब खुलने लगी है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और फिर से बंद कर लेता है, फिर धीरे धीरे खोलता है ताकि उसकी आंखें सूरज की रोशनी को सह सके। फिर कृष्ण अपने चारों तरफ देखता है और वो अपने साइड में देखता है जो जगह खाली है। तभी कृष्ण के कानों में टक टक की आवाज आती है और वो बिस्तर पर बैठकर सामने देखता है जहां सोफे पर प्रियंका घर के कपड़ों में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो बस अपने सामने स्क्रीन पर किसी से दूसरी भाषा में बात कर रही थी। प्रियंका को ऐसे देखकर कृष्ण कुछ देर तक उसे ही देखता है, जिसके बाद वो धीरे से कहता है गुड मॉर्निंग। जो सुनकर प्रियंका अपनी नजरें कृष्ण की तरफ करती है, उसकी वो नीली समंदर जैसी आंखों कृष्ण के उस चेहरे पर जाती है जहां वो अभी सोकर उठा है। कृष्ण के बाल बिखरे हुए हैं और उसके माथे पर आ रहे हैं, वहीं उसकी उन भूरी आंखें में कभी भी नींद भरी हुई है। कृष्ण उनसे प्रियंका को देख रहा था। वहीं कृष्ण के हल्के गुलाबी होंठ जो किसी बच्चे की तरह मुंह बनाकर बैठे हुए थे, वहीं कृष्ण अभी अंगड़ाई ले रहा था। जो नजारा देखकर प्रियंका कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती है और बस एकटक कृष्ण को ही देखती रहती है। उसके सामने ये बस से सुंदर दृश्य था जो उसने अब तक देखा है। प्रियंका कृष्ण को देखती है जो उबासी ले रहा था और काफी क्यूट लग रहा था। कृष्ण अपनी आंखें मलते हुए फिर पूछता है वैसे तुम कब उठी? जिस पर प्रियंका जो अभी अपनी कोई जरूरी हीटिंग कर रही थी, वो बिना कुछ कहे लैपटॉप बंद करके कहती है बस अभी कुछ देर पहले, वैसे गुड मॉर्निंग। वहीं प्रियंका की आवाज काफी सॉफ्ट और स्वीट थी जो जब कृष्ण के कानों में जाती है वो फिर प्रियंका को देखता है जो मुस्कुरा रही थी। वहीं उसे देखकर कृष्ण को याद आता है कि वो उससे गुस्सा है, जो याद आते ही कृष्ण फिर अपने आप को सही करके कहता है ओह ठीक है, वैसे पूजा कब शुरू होगी? जिस पर प्रियंका पहले कृष्ण के बदलते भावों को देखती है, फिर वो कहती है सुबह 10 बजे। जो सुनकर कृष्ण हाँ कहता है, फिर वो अपनी नजर चुराकर प्रियंका को देखता है जो अभी उसे ही देख रही थी। जो देखकर कृष्ण जल्दी से बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है, जो देखकर प्रियंका कहती है तुम कौन से कपड़े पहनोगे? जो सुनकर कृष्ण कहता है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं, तुम अपना काम करो द CEO। फिर कृष्ण मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। वही कृष्ण को ऐसे देखकर प्रियंका को अब हंसी आ रही थी और वो अपनी हंसी दबाते हुए कहती है से भगवान मैं क्या करूं इस लड़के का। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण बाथरूम में जाकर खुद को आईने में देखकर कहता है कृष्ण तू कैसे भूल सकता है, देख एक बात याद रखना, तो उससे गुस्सा है तो है, तुझे इतनी जल्दी नहीं मानना भाई, तेरी भी कोई इज्जत है, ठीक है तू इस बार नहीं पिछलेगा। फिर कृष्ण अपने ही बालों को बिखरते हुए कहता है लेकिन मैं क्या करूं, उसका वो चेहरा, वो मुस्कुरा और ऊपर से वो नीली आंखें, मैं जब देखता हूं मैं पिछल जाता है। फिर कृष्ण खुद को ही हिम्मत देते हुए कहता है नहीं कृष्ण तू ऐसे नहीं पिछल सकता, और वैसे भी ये तेरे हक की लड़ाई है, तू नहीं झुकेगा। फिर कृष्ण खुद को और भी ज्यादा हिम्मत देता है और फिर नहाने लगता है। वहीं प्रियंका फिर से अपने काम में लग जाती है। कृष्ण 10 मिनट बाद नहाकर बाहर आता है। कृष्ण अपने कपड़े ले जाना भूल गया था, इसलिए वो बस एक टॉवल में बाहर आता है। कृष्ण जब बाहर आता है तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखता क्योंकि प्रियंका बाहर जा चुकी थी। फिर कृष्ण अपने आप को आईने में देखता है जहां उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और वो पानी उसकी गर्दन से होते हुए उसके शरीर को छूकर धीरे धीरे सरक कर उसकी टॉवल के पास गायब हो रहा था। कृष्ण ऐसे ही अपने बाल सुखा रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और प्रियंका अंदर आती है। उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। प्रियंका बस कृष्ण को देख रही थी, वही कृष्ण इन सब से बेखबर अपने बालों को सुखा रहा था और बिना देखे ही लॉजिक में चला जाता है। वही प्रियंका के कान, गर्दन और गाल तीनों लाल हो गए थे। वो वहाँ किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो अपने आप से कहती है OMG ये क्या देख लिया मैंने। वही कृष्ण का वो रूप उसे याद आ रहा था। कृष्ण के बिखरे बाल, उसकी पलके जिन पर पानी किसी ओस की बूंदों की तरह लग रहा था। वही उसके बालों से वो पानी फिसलकर उसके शरीर पर, उसकी छाती और फिर कमर, पेट और फिर जो सोचकर प्रियंका रुक जाती है और खुद को डांटते हुए कहती है प्रियंका ये तू क्या सोच रही है, ज्यादा मत सोचो। फिर प्रियंका अपने सर को झटकती है ताकि वो सभी चित्र उसकी नजरों से दूर हो जाए क्योंकि उसकी आंखों में कृष्ण की वो फोटो बन चुकी थी जिसे वो अब भुला नहीं पा रही थी। प्रियंका अपने आप को डांटकर शांत करती है, फिर वो अपने फोन को उठाती है और वहां से बाहर चली जाती है। वहीं कृष्ण भी तैयार होकर नीचे आता है जहां सभी लोग बैठे हुए थे और बहुत सारा सामान आ रहा था। पूजा की तैयारी हो रही थी।
प्रियंका अभी वहां नहीं थी। कृष्ण सबके पैर छूता है। सभी लोग तैयार हो चुके थे, बस घर की औरतें बाकी थी। कुछ देर बाद मामी जी भी तैयार होकर आ जाती है। कृष्ण उनके भी पैर छूता है। जया जी कृष्ण को देखकर कहती हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर समीक्षा जी नजर का टिका लगाकर कहती हैं, हे भगवान किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। जिस पर कृष्ण मुस्कुरा कर कहता है, मम्मी किसी की नजर नहीं लगेगी। फिर वो सबसे बातें करता है। तब तक 8 बज जाते हैं। जया जी और मीना जी तैयार होने के लिए चली जाती है। वही समीक्षा जी कुछ काम करती है। फिर वो महेश जी को देखकर कहता है, सुनिए प्रियंका कहाँ है? सुबह से नहीं दिखी, आज पूजा है, कहीं ऑफिस तो नहीं गई ना? जो सुनकर महेश जी कहते हैं, नहीं यही है, रुको मैं फोन करता हूँ। फिर वो प्रियंका को फोन करते हैं। कुछ ही देर में प्रियंका वहां आ जाती है। समीक्षा जी उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चलो तैयार हो जाओ। जो सुनकर प्रियंका हाँ कहती है और अपने कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन समीक्षा जी उसे अपने साथ जया जी और मीना जी के पास ले जाकर कहती है, आज तुम अपना वो सूट नहीं पहनोगी। जो सुनकर प्रियंका कहती है, लेकिन मम्मी फिर मैं क्या पहनूं? जिस पर जया जी और समीक्षा जी मुस्कुराकर एक बैग आगे करके कहती है, आज तुम ये पहनोगी। वहीं उस बैग के अंदर की ड्रेस देखकर प्रियंका कहती है, नहीं मुझे नहीं पहनना। जो सुनकर समीक्षा जी और जया जी अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरने लगती है। जो देखकर प्रियंका कहती है, लेकिन मम्मी मुझे ये पहनी नहीं आती। जिस पर वो दोनों मुस्कुराकर कहती हैं, हमें आती है तो हम तुम्हें तैयार करेंगे। जो कहकर वो प्रियंका को तैयार करने लगते हैं, जिसमें पूरे 20 मिनट लगते हैं। वही वो दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाती है। वो चारों तैयार होती है। समीक्षा जी जब प्रियंका को देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रियंका को ऐसे तैयार नहीं किया था। वो बस बचपन में ही ऐसे तैयार होती थी, वो भी बड़ी जिद के बाद। लेकिन आज उसे अपने हाथों से तैयार करके वो काफी ज्यादा खुश थी। वहीं जया जी प्रियंका को देखकर उसकी नजर उतारते हुए कहती हैं, हाय मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। मैंने तो उससे मजाक में कहा था कि मुझे चांद से भी सुंदर और परियों जैसी बहू चाहिए, जिसे जो एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। लेकिन उसने तो मेरी बात सच कर दी। फिर वो अपनी आंखों से काजल लेकर प्रियंका को नजर का टिका लगाते हुए कहती है, हे भगवान किसी की नजर ना लगे। वहीं समीक्षा जी भी कहती है, सही कहा, इसे आज तो पक्का नजर लगेगी। वहीं प्रियंका खड़ी होकर खुद को आईने में देखती है। वो अपने मन में कहती है, इन लोगों ने क्या बन दिया है मुझे। अभी प्रियंका ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके शरीर पर लिपटी हुई थी। वहीं उनके गले में मंगलसूत्र और एक प्यार सा हाथ था। उसके कानों में बाली, हाथों में चूड़ियां जो भरी हुई थी। वहीं उसकी कमर पर तागड़ी जो उसे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। उसके माथे पर बिंदी जो लाल और पीले रंग की थी। वहीं उसके होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, आंखों में काजल और मांग में सिंदूर। वो आज सच में शादीशुदा लग रही थी। उसकी सास और मम्मी ने उसका आज पहली बार श्रृंगार किया था। जया जी प्रियंका को ध्यान से देख रही थी। फिर वो कुछ सोचकर कहती है, समीक्षा जी एक चीज तो अभी भी बची है। जिस पर प्रियंका जल्दी से कहती है, मम्मी देखिए मैं अब कुछ और नहीं पहनने वाली, और कितना करोगे ये काफी है। जो सुनकर वो दोनों को हंसी आ जाती है। वही समीक्षा जी कहती है, हाँ सही कहा, एक कमी तो है। जिस पर प्रियंका कहती है, अब क्या रह गया? जिस पर समीक्षा जी कहती है, पायल वो नहीं पहनी तुमने। फिर वो कुछ सोचकर कहती है, और मैं लाना भी भूल गई। जिस पर प्रियंका एक चैन की सांस लेती है। तभी जया जी हिचकिचाते हुए कहती है, मेरे पास है अगर आप बुरा ना। जिस पर समीक्षा जी कहती है, सच में क्या आप दे सकती है? जिस पर जया जी वो पायल निकाल कर कहती है, ये मैंने कृष्ण की पत्नी के लिए बनवाई थी, आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। वही वो पायल काफी सुंदर थी। प्रियंका को पायल नहीं पहननी थी, लेकिन फिर भी सबके कहने पर वो उन्हें पहन लेती है। जया जी देखकर कहती है, आह बहुत अच्छी लग रही हो। जिस पर प्रियंका धीरे से कहती है, शुक्रिया। वहीं प्रियंका की शक्ल देखकर जया जी कहती है, अगर ऐसे ही मुंह लटका कर रहोगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी, चलो एक प्यारी सी और अच्छी सी स्माइल दो। जो सुनकर प्रियंका उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। जया जी उसे गले लगा कर कहती है, ये हुई ना बात। तभी वहां माया भी आ जाती है। उसने आज सूट सलवार पहने थे। वो काफी गुस्से में थी। उसे देखकर प्रियंका कहती है, माया क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? जिस पर माया बिना देखे ही कहती है, भाभी पूछो मत, पता नहीं कहां से एक बेवकूफ आ गया और मुझे से टकरा गया, और फिर उसके बाद माफी मांगना तो दूर, उल्टा मुझे ही डांट रहा। मुझे कह रहा कि मुझे दिखता नहीं, भाभी आंखें तो उसके पास नहीं है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। जिस पर पीछे से आवाज आती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? पीडीसी लड़की इतनी सी हो और जबान कैंची की तरह चलती है, क्या मिर्ची खाती हो? वहीं माया उसकी तरफ देखकर कहती है, जबान तो तुम अपनी बंद रखो, जब देखो चलती रहती है, खुद को क्या किसी रियासत के राजा समझते हो? वहीं उसके सामने पीले कुर्ता और सफेद पजामा में प्रियंक खड़ा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर प्रियंक कहता है, हाँ हूँ मैं, राज क्या करोगी, और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? जिस पर माया अपनी कमर पर हाथ रख कर कहती है, मैं तो ऐसे ही करूंगी, क्या करोगे, हाँ बोलो। वहीं वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। माया प्रियंक से छोटी थी हाइट में, इसलिए वो अपने पंजों पर खड़ी होकर प्रियंक को घूर रही थी। वहीं उन दोनों को ऐसे देखकर प्रियंका एक गहरी सांस लेती है और थोड़ी सख्त आवाज में कहती है, क्या हो रहा ये? जो सुनकर माया और प्रियंक एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए कहते हैं, भाभी इसकी गलती है। वहीं प्रियंक भी कहता है, दी सब इस छोटी सी चुहिया का किया धरा है। वो दोनों ऐसा कहकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं और माया कहती है, तुमने चुहिया किसे कहा, तुम होगे चूहे। जिस पर प्रियंक कहता है, हाउ डरे यू, तुम हो चुहिया छिपकली।
जो सुनकर माया कहती है, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम हो चमगादड़ कहीं के। और चूहिया किसे कहा, तुम चूहे, तुम कछुए, तुम चमगादड़, और बोलो अब खुश या कुछ और बनना है। वहीं उन दोनों को ऐसे देखकर प्रियंका उन दोनों को घूर रही थी। वहीं जया जी माया को डांटते हुए कहती है, माया ये क्या है, कोई ऐसे बात करता है अपने से बड़े से। जिस पर माया कहती है, सही कहा मम्मी, मैं तो है हे अंकल, नहीं ताऊजी, नहीं दादाजी। वहीं प्रियंक गुस्से से कहता है, तुम। तभी समीक्षा जी कहती है, प्रियंक बेटा, मेहमान से कोई ऐसे बात करता है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कृष्ण की बहन है। जिस पर प्रियंक कहता है, ये और जीजू की बहन हो ही नहीं सकता, पक्का सड़क से उठा कर लाए हैं। जो सुनकर माया कहती है, तुम्हें लाए होंगे कछुए से, ना शक्ल है ना अकल। जो सुनकर प्रियंक कहता है, तुमसे तो दोनों ज्यादा है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जीजू का प्रोफेसर भी हूँ समझी, और लड़कियां आज भी मेरी दीवानी है। जिस पर माया मुंह बनाकर कहती है, पता नहीं किसने तुम्हें प्रोफेसर बना दिया इतनी सी अंकल के साथ, और शक्ल की तो तुम बात ही ना करो तो अच्छा है, हमारे मोहल्ले का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता है। जो सुनकर प्रियंक भड़क जाता है और वो फिर से कुछ कहता, तभी प्रियंका जो ये सब देखकर अब तक चुकी थी, वो बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, चुप हो जाओ तुम दोनों। जो सुनकर वो दोनों ही मुंह बनाकर चुप हो जाते हैं। प्रियंक और माया एक साथ कहते हैं, भाभी इस। प्रियंक दी इस। लेकिन वो दोनों ही चुप हो जाते हैं जब वो प्रियंका को देखते हैं, CH 163 हुस्न की मलिका। प्रियंका, जिसे सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए उसकी सास और मम्मी ने मिलकर साड़ी पहना दी थी, प्रियंका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वहीं वो अभी खुद को देख ही रही थी कि वहां प्रियंक और माया एक दूसरे से लड़ते हुए आ जाते हैं। वो एक दूसरे को सुना रहे थे और चिढ़ा रहे थे, जो देखकर प्रियंका उन्हें चुप करा देती है, लेकिन वो दोनों चुप नहीं होते और एक साथ कहते हैं, दी इसने, भाभी इसने। जो कहकर वो दोनों प्रियंका को देखते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। प्रियंका उन दोनों को घूर रही थी, वहीं वो दोनों उसे देख रहे थे। प्रियंक पहले होश में आकर कहता है, दी आप आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मतलब पूछो मत। जिस पर माया भी कहती है, कसम से भाभी बहुत अच्छी लग रही हो। वहीं प्रियंका उन दोनों को देखकर कुछ नहीं कहती। तभी समीक्षा जी प्रियंक से कहते हैं, तुम एक काम करो, नीचे जाकर देखो किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जिस पर प्रियंक हाँ कहकर वहां से चला जाता है। वहीं माया भी चली जाती है। प्रियंका अपने फोन को लेकर वहां से जाने लगती है, जो देखकर समीक्षा जी कहती है, अगर तुम दोबारा किसी जरूरी काम के लिए जा रही हो तो बाद में करना, अभी पूजा शुरू होने वाली है, ठीक है तो हमारे साथ चलो। जिस पर प्रियंका हाँ कहती है और फिर किसी को फोन करने का कहकर वहां से जाने लगती है। कुछ देर बाद वो वापस आकर उनके साथ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण अभी नीचे लिविंग रूम में था। वो वहां बैठकर सब कुछ देख रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है, जहां से अमन सिंघानिया और अनुज सिंघानिया दोनों आ रहे थे। उनके साथ उनका पूरा परिवार भी था। कृष्ण देख रहा था कि कुछ को चोट लगी है। जब वो अनुज और अमन सिंघानिया को देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे ये हर बार उसे नीचा दिखाते थे। वो दोनों जाकर राजीव सिंघानिया के पैर छूते हैं। कृष्ण ये देखकर कहता है, नमस्ते। लेकिन कृष्ण इससे आगे कुछ नहीं कह पाता। ये देखकर राजीव सिंघानिया कहता है, कृष्ण बेटा ये तुम्हारे ताऊजी है तो तुम इन्हें ताऊजी ही कहो। जो सुनकर कृष्ण भी ना चाहते हुए भी कहता है, नमस्ते ताऊजी। जो कहकर कृष्ण को लगा था कि ये अभी कुछ कहेंगे, लेकिन इसके उल्ट वो दोनों कृष्ण के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। वो कृष्ण की तरफ देख भी नहीं रहे थे, उनकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। वहीं ये सब कृष्ण को थोड़ा अजीब लग रहा था। जो देखकर कृष्ण कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं दिया अग्रवाल भी वहां आती है। वो भी राजीव सिंघानिया को नमस्ते कहती है, जिस पर वो भी उसे आशीर्वाद देते हैं। कृष्ण उन्हें भी नमस्ते करता है और वो भी कृष्ण को आशीर्वाद देती है। वहीं प्रियंका के मामा जी भी यही करते हैं। कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। फिर कृष्ण दादाजी को देखता है, उसे लगता है कि ये उनकी वजह से हो रहा है। जो सोचकर कृष्ण वहां से उठकर जाने लगता है। जब दादाजी उसे रोकते हैं तो वो कुछ काम का कहकर चला जाता है, जहाँ वो अनुज सिंघानिया के बेटे से टकरा जाता है। जो देखकर वो कृष्ण को कहता है, ये दिखता नहीं। लेकिन जब वो कृष्ण को देखता है तो वो वहां से भाग जाता है, जैसे उसने भूत को देख लिया। कृष्ण को ये थोड़ा अजीब लगता है। कृष्ण की नजर नताशा और तनुजा पर जाती है, जो उसे परेशान करती है। वहीं उन दोनों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उन दोनों के हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो काफी कमजोर भी लग रही थी। इन दोनों की घमंड और गुरूर जैसे फुट चुका हो। जो देखकर कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आता। वो किसी से पूछना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसे पूछे। कृष्ण अपने मन में कहता है, आखिर मेरे पीछे से क्या हुआ है इन सब लोगों के साथ। ये सब मुझे ऐसे क्यों लग रहे हैं, जैसे ये डर रहे हो कि कहीं इन सब में यहाँ कोई गलती ना हो जाए। जो सोचकर कृष्ण पहले तो परेशान होता है, लेकिन फिर वो इस बात को जाने देता है। कृष्ण अभी भी वहीं खड़ा था। तभी उसे पायल की आवाज आती है और वो जब सीढ़ियों की तरफ देखता है तो वहां से समीक्षा जी, जिन्होंने पीली साड़ी पहनी हुई थी, वहीं जया जी, जिनकी साड़ी भी बिल्कुल पीली थी और वो दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं उन दोनों के बीच में प्रियंका चल रही थी, उसके हाथ में फोन था। कृष्ण जब प्रियंका को देखता है तो वो चौंक जाता है और उसमें खो जाता है। वो प्रियंका को देख रहा था, ऊपर से नीचे तक उसकी वो पीली साड़ी, उस पर वो हार, वो गले में कृष्ण के नाम का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कृष्ण का कानों में बाली, होठों पर लाली, वहीं उसकी नीली समंदर जैसी आंखों में काजल। और फिर कृष्ण की नजर जब उसकी गर्दन से खिसकते हुए उसके सीने पर और फिर उसकी कमर पर और उस तागड़ी पर जाती है। वहीं प्रियंका की थोड़ी सी कमर साड़ी से बाहर झांक रही थी, वो हल्की दिख रही थी। उसके चलने से कृष्ण बस उसे देख रहा था। वहीं उसके हाथ में पानी था और उसका मुंह खुल चुका था।
कृष्ण जब प्रियंका को देख रहा था तभी उसके कानों के पास आवाज आती है, जीजू मुंह बंद कर लो वरना मक्खी चली जाएगी। जो सुनकर कृष्ण को होश आता है और वो अपने मन में खुद को डांटते हुए देखता है जहां प्रियंक उसे चिढ़ा रहा था, जो देखकर कृष्ण अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जो देखकर प्रियंक कहता है, जीजू अब आपको शर्माने की जरूरत नहीं, आखिरकार आपकी ही पत्नी है, लेकिन ऐसे खुलेआम घूना अच्छा नहीं है और मुझे पता है मेरी बहन कमला की है, लेकिन फिर भी। जिस पर कृष्ण कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब क्या कह रहे हैं। जो सुनकर प्रियंक को हंसी आ जाती है और वो वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दोबारा उसे घूरने मत लग जाना। जिस पर कृष्ण कुछ नहीं कहता और वो फिर से सामने देखता है जहां अब प्रियंका नहीं थी। कृष्ण इधर उधर देखता है लेकिन उसे वो नहीं दिखती, जो देखकर कृष्ण अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, पता नहीं ये मुझे से चाहती क्या है, हर बार ऐसा करती है। और किसने कहा है इसे कि ये यहाँ हुस्न की मलिका बनकर आए, किसने कहा है कि इतनी सुंदर बनकर आए। ये लड़की सच में मुझे चेक कर रही है और अगर कभी मैं इसे चेक करने पर आया ना तो ये मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। जो कहकर कृष्ण मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अभी एक कोने में खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। वो काफी सीरियस थी। कुछ देर बाद वो बात करके कुछ देर तक वहीं रहती है। फिर वो राजीव सिंघानिया के पास आकर उनके कान में कुछ कहती है, जिससे राजीव सिंघानिया के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। लेकिन फिर वो खुद को सही करके प्रियंका को इशारा करते हैं, जिस पर हामिद सर हिलाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन राजीव सिंघानिया उसे रोककर कहते हैं, वैसे अच्छी लग रही हो आज। जिस पर प्रियंका बस थैंक यू कहती है और वहां से जाने लगती है। जो देखकर राजीव सिंघानिया के चेहरे पर एक शरारती स्माइल देते हैं, जैसे वो कुछ अलग करने वाले थे। राजीव सिंघानिया प्रियंका को जाता देखकर कहते हैं, माफ करना मेरी प्यारी पोती, लेकिन मैं अब कृष्ण को और उदास नहीं देख सकता है, लगता है मुझे फिर से कुछ करना होगा। जो कहकर वो कुछ सोचकर खुश होने लगते हैं और खुशी से कहते हैं, आह बस मेरा प्लान कामयाब हो जाए, फिर मैं जल्दी ही परदादा बन जाऊंगा और मेरे पास जल्दी ही एक छोटा कृष्ण या प्रियंका होगी, फिर ये जाए जहां जाना है। जो सोचकर और कहकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, उनके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जो दूसरी तरफ आराम से बैठकर कुछ काम कर रही थी, वो भी अपने फोन में वो कुछ फोटो और वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी माया वहां आकर कहती है, भाभी आपको बुला रहे हैं पूजा के लिए। जो सुनकर प्रियंका हाँ कहती है और अपने फोन को बंद करके वहां से पूजा की तरफ जाने लगती है, जहां सब लोग उसे खुद रास्ता दे रहे थे। वहीं प्रियंका कृष्ण के पास जाकर बैठ जाती है, क्योंकि सभी जोड़े में बैठे हुए थे। प्रियंका और कृष्ण दोनों ही साथ बैठे थे, लेकिन एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। तभी प्रियंका अपनी तिरछी नजर से कृष्ण को देखती है, जो सामने देख रहा था। उसकी आंखें सामने थी और वो उसे देख रही थी। फिर पुजारी जी सबको धागा बांधते हैं नाल का, जो प्रियंका और कृष्ण दोनों बंधवाते हैं। फिर तिलक और फिर पूजा शुरू हो जाती है। पुजारी जी भगवान सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे। सभी लोग आंख बंद करके उसे उस रहे थे। ये पूजा 1-2 घंटे तक ऐसे ही चलती है। सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। फिर पुजारी जी जब अंतिम विधि पर आते हैं, सब लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे थे। राजीव सिंघानिया अपने परिवार की सुख शांति मांगते हैं, उनका परिवार हमेशा खुश रहे। समीक्षा जी घर पर आई सभी मुसीबतों से छुटकारा मांगती है। महेश जी अपने बिजनेस की तरक्की और परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। प्रियंक अपने लिए एक अच्छी सी लड़की मांगता है। जया जी अपने परिवार की सुख शांति मांगती है। कृष्ण के पापा अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। माया अच्छी जिंदगी मांगती है। वही बाकी सब भी मांगते हैं। कृष्ण अपनी आंखें बंद के भगवान को हर चीज के लिए शुक्रिया कहता है और बस सबकी खुशी मांगता है कि उसके सभी लोग खुश और सुरक्षित रहे। वहीं प्रियंका, जिसे भगवान पर कभी भरोसा ही नहीं था, वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, अगर आप सच में हो तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि कृष्ण को कभी कोई परेशानी ना हो। उसकी जिंदगी में जो होना था वो तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सौदा करते हैं तो मैं आज आपके साथ एक डील करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ उसे देकर उसकी जिंदगी के सारे गम सारे दुख लेना चाहती हूँ कि वो कभी भी दुखी ना हो। जो कहकर प्रियंका अपनी आंखें खोल लेती है और भगवान को देखती है। फिर वो अपनी नजरें कृष्ण पर डालती है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। प्रियंका कृष्ण को बड़े ही प्यार से देख रही थी। फिर वो जब देखती है कि कृष्ण उठने वाला है, वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। प्रियंका फिर सामने देखने लगती है। फिर पुजारी जी सबको प्रसाद देते हैं और सब उस प्रसाद को खाते हैं। सभी मेहमानों को भी प्रसाद दिया जाता है। फिर वो सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। प्रियंका को देखकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वहां खड़े 2 लड़कों की बात सुनता है, जो कह रहे थे, अरे सुन, तूने प्रियंका सिंघानिया को देखा यार, कुछ भी कहो कमाल लग रही है। जिस पर दूसरा कहता है, अरे आराम से, कहीं उसने सुन लिया ना तो पता है ना क्या होगा, देख मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। जिस पर पहला कहता है, अरे तू डर क्यों रहा है, अगर कोई खूबसूरत दिखता है तो है, और अगर हम उसकी तारीफ करें तो इसमें बुराई क्या है, वैसे भी क्या खूबसूरत बला है। जो सुनकर दूसरा कहता है, वैसे ये तो सच है तो बड़ी हसीन। जो सुनकर कृष्ण गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, क्या कहा तुम दोनों ने, लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया। जो सुनकर वो दोनों जब अपने सामने एक हैंडसम और डैशिंग लड़के को देखते हैं जिसने कुर्ती पहना हुआ था, वो दोनों कहते हैं, वैसे तुम कौन हो और हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें पता है हम कौन है। जो सुनकर कृष्ण अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, अगर तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जल्दी ही याद आ जाएगा कि तुम दोनों कौन हो, चलो मैं तुम दोनों की कुछ खातिरदारी कर दूं।
जो कहकर कृष्ण उन्हें एक कोने में ले जाकर उन्हें मारता है, जिसकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जा पाती क्योंकि कृष्ण ने ये जगह पहले ही देख ली थी। उन दोनों लड़कों को अच्छे से सबक सिखाने के बाद कृष्ण अपने हाथों को साफ करते हुए कहता है, दोबारा मेरी पत्नी के बारे में सोचा भी ना तो जान से मार दूंगा। जो कहकर कृष्ण वहां से चला जाता है। वही वो लड़के कुछ देर बाद अपने कपड़े साफ करके बाहर आते हैं। तभी कृष्ण देखता है कि प्रियंका सोफे पर बैठकर किसी से बात कर रही है। वही कुछ और लड़के उसे देख रहे हैं, जो देखकर कृष्ण खुद से कहता है, ये लड़की सच में आज सबको पिटवाएगी, लगता है इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। जो कहकर कृष्ण वहां प्रियंका के पास जाता है। प्रियंका को देखकर कृष्ण दूसरे आदमी से कहता है, एक्सक्यूज मी। फिर वो प्रियंका को देखकर कहता है, प्रियंका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो कहकर कृष्ण दूसरे आदमी को गुस्से से देखता है, जो देखकर प्रियंका उस आदमी को जाने का इशारा करती है। फिर वो कृष्ण के साथ कमरे की तरफ जाने लगती है। वही कृष्ण पहले खुद अंदर चला जाता है और जब प्रियंका अंदर जाती है, कृष्ण ने उसे गुस्से से घूर रहा था। जो देखकर प्रियंका कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जो सुनकर कृष्ण कुछ भी नहीं कहता और बस प्रियंका को देखने लगता है और उसे घूरते हुए कहता है, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। जो सुनकर प्रियंका अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। जो सुनकर कृष्ण कहता है, तो फिर ये सब क्या है। जो वो प्रियंका को देखकर कहता है, जिस पर प्रियंका मुस्कुराकर कहती है, वो मैं ना बोर हो गई थी रोज रोज बिजनेस सूट पहनकर, तो सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए, वैसे कैसी है ये शादी। जो सुनकर कृष्ण कहता है, बकवास बहुत ज्यादा बुरी है और तुम पर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जो कहकर कृष्ण दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वही वो अपने मन में बिल्कुल उल्टा बोल रहा था। प्रियंका उसे देखकर कहती है, क्या सच में मैं इतनी ज्यादा बुरी लग रही हूँ, तो ठीक है, मुझे लगता है मुझे वन पीस ड्रेस पहननी चाहिए जो शायद मुझे पर अच्छी लगे। जो सुनकर कृष्ण को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रियंका को बुरी तरह से घूरकर कहता है, हिम्मत भी मत करना। जो सुनकर प्रियंका उसे नजरअंदाज करके कहती है, क्यों, मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिस पर कृष्ण कहता है, मैं रोक सकता हूँ। जो सुनकर प्रियंका कहती है, ओ तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जो सुनकर कृष्ण कहता है, हाँ दे रहा हूँ, और क्या कर लोगी तुम, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। जो सुनकर प्रियंका कहती है, तो फिर मैं कहाँ तुमसे डरती हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो सुनकर कृष्ण कहता है, सही कहा, तुम मुझे से नहीं डरती, क्यों, तुम द ग्रेट प्रियंका सिंघानिया द सीईओ हो, सही कहा ना मैंने। जो सुनकर प्रियंका कहती है, कृष्ण तुम बात कहां से कहां लेकर जा रहे हो। जिस पर कृष्ण कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जो कहकर कृष्ण गुस्से से वहां से चला जाता है। वही प्रियंका सोफे पर बैठ जाती है और खुद से कहती है, वो ये तो फिर से भड़क गया, पता नहीं इस लड़के की दिक्कत क्या है, जो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहता है, मुझे जाने से पहले इसका गुस्सा शांत करना होगा। फिर प्रियंका एक गहरी सांस लेकर कहती है, लगता है मेरे पास अब उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मैं उसे इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लगता है अब बात हाथ से निकल रही है, मुझे परसों जाने से पहले सब कुछ करना होगा। फिर प्रियंका खुद से कहती है, कहीं ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है जो मैं करूंगी, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है, वरना पता नहीं ये पीछे से क्या कुछ करेगा। जो सब सोचकर प्रियंका कुछ देर सोफे पर बैठकर फिर राज को मैसेज करती है, कल मेरी सारी हीटिंग खत्म हो जानी चाहिए और हाँ, हम परसों 3 बजे निकल जाएंगे, तैयारी करो। जो मैसेज देखकर राज कहता है, जी बॉस। फिर प्रियंका राज को एक और मैसेज करती है, जो देखकर राज कहता है, अब ये क्या है, क्या बॉस को कुछ हो गया है, अब ये ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन फिर भी राज अपने काम में लग जाता है। वही प्रियंका फिर बाहर आती है, जहां कृष्ण अपने परिवार के साथ बात कर रहा था। CH-164 सरप्राइज। प्रियंका और कृष्ण दोनों नीचे आते हैं, जहां सभी लोग बैठे हुए थे। प्रियंका अपनी साड़ी को संभाल कर चल रही थी। प्रियंका बिना कुल कहे वहां से जाने लगती है। कृष्ण भी कुछ नहीं कहता, वो दोनों सबके साथ खाना खाते हैं। अभी 3 बज रहे थे। वही प्रियंका फिर स्टैंड रूम में जाती है और अपने बचे हुए काम को करने लगती है। वही सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कृष्ण का मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो कुछ ज्यादा नहीं कह रहा था। प्रियंका अपने काम में लगी हुई थी, तभी उसके पास कबीर का फोन आता है। कबीर प्रियंका को कुछ बताता है, जिसे सुनकर प्रियंका काफी सीरियस हो जाती है। फिर वो फोन रख देती है। प्रियंका अभी भी वही थी। वही समीक्षा जी और जया जी रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। महेश जी प्रियंका के पास आते हैं। प्रियंका काफी सीरियस होकर लैपटॉप स्क्रीन को घूर रही थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसे कुछ अलग पता चला है। फिर दरवाजे से राजीव सिंघानिया भी अंदर आते हैं और वो भी प्रियंका के पास आते हैं। वो तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं। राजीव सिंघानिया प्रियंका को देखकर कहते हैं, प्रियंका क्या तुमने जो कहा वो सच है। जिस पर प्रियंका हाँ कहती है और फिर थोड़ा सीरियस होकर कहती है, दादाजी मुझे पता चला है कि मालिक राठौड़ कुछ करने की तैयारी कर रहा है, वो फिर से कुछ करना चाहता है। जिस पर राजीव सिंघानिया कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो कि वो कुछ कर रहा है, क्या वो वापस इंडिया आ रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकता। जिस पर प्रियंका उन्हें देखकर कहती है, स्कॉर्पियन एंड कोबरा दोनों उसके साथ मिले हुए थे, वो खुद इंडिया में नहीं आ रहा बल्कि अपने लोगों को भेज रहा है। जो सुनकर राजीव सिंघानिया भी सीरियस होकर कहते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है अगर ऐसा हुआ तो। जिस पर प्रियंका एक गहरी सांस लेकर कहती है, ऐसा लगता है वो कुछ जानना चाहता है। फिर वो राजीव सिंघानिया को देखकर कहती है, शायद उसे कृष्ण के बारे में पता चल गया है। जो सुनकर राजीव सिंघानिया की भौहें इकट्ठी हो जाती है और वो प्रियंका को देखकर कहते हैं, मुझे इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, हमें कृष्ण को उससे दूर रखना होगा।
जिस पर प्रियंका कहती है कृष्ण यहाँ सुरक्षित है, उसे इंडिया में कुछ भी नहीं हो सकता। जिस पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। वही प्रियंका अपने मन में कहती है लगता है मुझे खुद एक बार अफ्रीका जाना होगा। वही राजीव सिंघानिया कहते हैं और हाँ खबरदार, जो तुम अफ्रीका गई तो तुम वहाँ नहीं जाओगी, उसे इंडिया आना होगा, हम उसे यहाँ आने के लिए मजबूर कर देंगे। जिस पर प्रियंका कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठकर जाने लगती है। वही महेश सिंघानिया अपने पिता को देखकर पूछते हैं पापा जी क्या वो वहाँ जाएगी। जो सुनकर राजीव सिंघानिया एक गहरी सांस लेकर कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ सकता और अब तो ये लड़की मेरी समझ के बाहर है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं प्रियंका वहां से नीचे डाइनिंग टेबल के पास जाती है जहां खाने की खुशबू आ रहा था और खाना लग चुका था। प्रियंका अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर सभी लोग आ जाते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं प्रियंका और राजीव सिंघानिया काफी शांत थे, वो दोनों बस खाना खा रहे थे। फिर प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है और वहां खुद को आईने में देखकर वो फिर वहां बैठकर अपने गहने उतारने लगती है। वो चुड़िया, हार, बालियां, पायल सब कुछ उतार रही थी। प्रियंका उस तागड़ी को भी हटा देती है। फिर वो अपने आप को आईने में देखकर साड़ी खोलने लगती है। जब वो उसे खोल रही थी तभी उसके कंधे की पिन अटक जाती है, जिससे प्रियंका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो उसे खींचने लगती है, तभी एक हाथ उसके हाथ को हटाकर पिन खोलने लगती है, जो देखकर प्रियंका आईने में देखती है ये कोई और नहीं कृष्ण था जो उसकी मदद कर रहा था। प्रियंका कृष्ण को देख रही थी, वही कृष्ण उसकी पिन निकाल देता है, जिससे साड़ी का पल्लू फिसलकर गिर जाता है और कृष्ण दूसरी तरफ अपने चेहरे को कर लेता है। तभी प्रियंका कहती है थैंक यू। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और बाथरूम में चला जाता है। प्रियंका कृष्ण का ऐसा बर्ताव देखकर खुद से कहती है आखिर अब इसे क्या हुआ। फिर प्रियंका अपनी साड़ी को खोलकर और अपने दूसरे कपड़े पहन लेती है। वहीं कृष्ण भी बाहर आकर अपने कपड़े बदल कर लेट जाता है और प्रियंका कुछ देर तक राज से बात करती है, फिर वो भी लेट जाती है। वहीं कृष्ण अभी भी मुंह फेर कर सो रहा था। प्रियंका उसे कुछ नहीं कहती और फिर आराम से लेट जाती है। कुछ देर बाद उसे कृष्ण की धीमी सांसें सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि कृष्ण सो चुका है। प्रियंका को पता था कि कृष्ण अभी उसके पास आएगा और उसे जकड़कर सोएगा, जो सोचकर प्रियंका देखती है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करता। जो देखकर प्रियंका फिर एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर सो जाती है। वही कृष्ण प्रियंका के सोने के बाद अपनी आंखें खोल लेता है और अपने चेहरे को प्रियंका की तरफ करके कहता है इस बार नहीं, हर बार मैं आगे आता हूँ, लेकिन इस बार तुम खुद मेरे पास आओगी। जो कहकर कृष्ण फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। सुबह 7 बजे कृष्ण बड़े ही आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था। हल्की धूप आ रही थी जिन्हें पर्दे रोक रहे थे। कृष्ण अभी कमरे में बिल्कुल अकेला था। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलने लगती है। कृष्ण धीरे धीरे आंखें खोलकर अपनी नींद को भगाता है। फिर वो कमरे में इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं था। कृष्ण खुद से कहता है अब ये कहाँ गई। फिर कृष्ण बाथरूम में चला जाता है और तैयार होकर नीचे आता है जहाँ सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। प्रियंका वहाँ भी नहीं थी, जो देखकर कृष्ण समझ जाता है कि वो आज जल्दी ऑफिस चली गई, जो सोचकर कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सब साथ में नाश्ता करते हैं। कृष्ण वो सारा दिन अपने परिवार वालों के साथ बिताता है, सभी बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं जया जी और समीक्षा जी दोनों एक दूसरे से खूब बातें करती है। कृष्ण भी बड़ा मजा करत है। वही प्रियंका अपने सारे काम को कर रही थी, तभी रात को उसकी 2 जरूरी मीटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो रात को घर भी लेट आती है। जब वो घर आती है तब तक सभी लोग सो चुके थे। प्रियंका घर में देखती है तो रात को काम करने वाले नौकर थे और कोई नहीं। वहीं प्रियंका फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। वो जब कमरे में जाती है तब देखती है कि कृष्ण सो चुका है। प्रियंका उसे ऐसे मासूमियत से सोता देखकर मुस्कुराती है। अभी रात के 2 बज रहे थे। प्रियंका अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट जाती है। वो आज काफी ज्यादा थक गई थी। प्रियंका को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। प्रियंका कृष्ण को देखती है जो उससे काफी दूर है, जो देखकर प्रियंका धीरे से कृष्ण के पास जाती है। वो उसके हाथ को अपनी कमर पर और उसके पैरों को भी अपने पैरों पर रखकर लेट जाती है। उसे अब अच्छा लग रहा था, जिससे उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है। प्रियंका बड़े ही आराम से सो जाती है और कृष्ण उसे अपनी बाहों में भरकर बड़े ही आराम से सो रहा था। सुबह 5 बजे प्रियंका जो बड़े ही आराम से सो रही थी, तभी उसका फोन जो सूरज से भी पहले जग जाता है। वो चिल्लाने लगता है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर प्रियंका की नींद खराब हो जाती है और वो उठने लगती है, लेकिन कृष्ण फिर से उसे अपने पास ही खींच लेता है। प्रियंका पहले कृष्ण को देखती है, फिर उसके हाथ को जो उसे मजबूती से पकड़कर सो रहा था। प्रियंका कृष्ण को देख ही रही थी कि फोन फिर से बजने लगता है, जो देखकर प्रियंका ऐसे ही फोन उठा लेता है और कान के पास लगा लेती है। तभी उसे दूसरी तरफ से किसी के करहाने की आवाज आती है, जो सुनकर प्रियंका की नींद खुल जाती है और वो उस आवाज सुन रही थी। तभी दूसरी तरफ से उसे आवाज आती है, आह यार ये क्या है, तुम मेरे बारे में जानकारी निकाल रही हो, इतना परेशान क्यों हो रही हो, चलो मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। जो सुनकर प्रियंका कहती है मैं आज आ रही हूँ तेरे पास, फिर आकर हिसाब बराबर करते हैं। जिस पर दूसरी तरफ से मार्क कहता है ओह रियली, ये तो अच्छी बात है। जिस पर प्रियंका कहती है हाँ मेरे लिए भी, और हाँ फिर मुझे जानकारी चाहिए और तू मेरे लिए काम करेगा। जो सुनकर मार्क कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो मुझे ढूंढो, तुम्हारे लोग तो काम के नहीं है। जो सुनकर प्रियंका कहती है ठीक है तो चलो शाम को मिलते हैं। जो कहकर प्रियंका फोन रख देती है और फिर कहती है मार्क तुम बस मुझे उसकी जानकारी दो और मुझे उसके बारे में कुछ और भी जानना है, और अगर मालिक मेरे इलाके में आ सकता है तो मैं उसकी सिक्योरिटी देखना चाहती हूँ, उसकी दवाई उसे ही खिलाऊंगी।
जो कहकर प्रियंका वहां से उठकर बाथरूम में चली जाती है और आधे घंटे में तैयार होकर नीचे जाती है जहां समीक्षा जी थी वो उसे देखकर कुछ कहती, तभी प्रियंका कहती है मम्मी जरूरी काम है, जो कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं उसे ऐसे जाता देखकर समीक्षा जी कुछ नहीं कहती। वहीं प्रियंका सीधा ऑफिस जाती है जहां राज था। उसे देखकर प्रियंका कहती है क्या तैयारी हो गई, हम 3 बजे निकलेंगे। जिस पर राज हाँ कहता है, जो सुनकर प्रियंका उसे जाने का कहती है और फिर अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगती है। फिर प्रियंका अपने फोन को देखती है जहां एक मैसेज आया था, जो देखकर प्रियंका वहां से उठकर बाहर चली जाती है और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण अभी घर पर ही था, वो जया जी से बातें कर रहा था। तभी कृष्ण के फोन पर प्रियंका का फोन आता है जिसे कृष्ण नहीं उठाता और वो कुछ देर बजकर बंद हो जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर बजता है। अभी 11 बजे रहे थे। कृष्ण गुस्से से फोन को देखता है, फिर जया जी से कहता है मम्मी मैं आता हूँ। जो कहकर कृष्ण वहां से चला जाता है और फोन उठाकर कहता है क्या है, क्यों फोन कर रही हो, क्या तुम्हारे ऑफिस में काम खत्म हो गया है और अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। कृष्ण बिना रुके बोले ही जा रहा था, लेकिन प्रियंका कुछ नहीं कहती। जो देखकर कृष्ण कहता है क्या आप कुछ कहना है या नहीं, या फिर ऐसे ही फोन कर दिया, देखो मुझे भी काम है तो दोबारा ऐसे फोन मत करना। जो कृष्ण बोल रहा था वो प्रियंका को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है सर मैं राज बोल रहा हूँ। जो सुनकर कृष्ण कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है हाँ बोलो। जिस पर राज कहता है सर मैं कुछ काम के लिए शहर से बाहर गया हूँ, तो क्या आप बॉस की एक फाइल जो बहुत जरूरी है उसे उनके पास भिजवा देंगे, वो सच में जरूरी है, प्लीज सर मैं बाहर हूँ वरना मैं खुद चला जाता। जिस पर कृष्ण गहरी सांस लेता है, फिर कहता है क्या वो खुद नहीं आ सकती। जिस पर राज कहता है सर बॉस पहले ही वहाँ क्लाइंट के साथ बात कर रही है इसलिए वो नहीं आ सकती। फिर राज जल्दी से कहता है सर आप प्लीज वो फाइल बॉस के पास पहुंचा दीजिए, बहुत जरूरी है। जो सुनकर कृष्ण राज से पूछता है कहाँ पर है वो फाइल और कैसी दिखती है। जिस पर राज कहता है सर वो विला में है और आपके मास्टर बेडरूम में टेबल के पास जो ड्रॉर है उस लाल रंग की जिस पर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है वो भी सफेद रंग से, सर प्लीज आप उसे ले आइए। जिस पर कृष्ण कहता है कहाँ देकर आनी है। जो सुनकर राज जल्दी से कहता है सर गोल्डन कोल्ड्रन क्लब में आपको वो फाइल पहुंचानी है। जिस पर कृष्ण कहता है किसे देनी है। जिस पर राज कहता है आप बस वहां पहुंच जाए, आपको बॉडीगार्ड मिलेंगे, वो आपको बॉस के पास ले जाएंगे। जो सुनकर कृष्ण कहता है ठीक है। फिर कृष्ण समीक्षा जी को कुछ काम का कह वहां से बाहर चला जाता है। बाहर कार खड़ी थी, कृष्ण उसमें बैठकर विला के लिए निकल पड़ता है। कृष्ण को वहां पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, फिर वो अंदर जाता है। कृष्ण बहुत समय बाद यहाँ वापस आया था, लेकिन अभी उसके पास इतना समय नहीं था। वो मास्टर बेडरूम में जाता है और टेबल के पास का ड्रॉर खोलता है जिसमें उसे 2 फाइलों के नीचे वो लाल रंग की फाइल भी मिल जाती है। कृष्ण उसे लेकर नीचे आता है जहाँ उसे मिस्टर ली मिलते हैं। कृष्ण उन्हें ग्रीट करता है और फिर वहां से चला जाता है। मिस्टर ली बस अपना सर हिलाते हैं। वहीं कृष्ण को गोल्डन कोल्ड्रन क्लब पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। कृष्ण उस जगह को देखता है जो वीवीआईपी लोगों के लिए होती है। कृष्ण उसे देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहता, फिर वो उस फाइल को लेकर अंदर जाता है जहां उसे एक बॉडीगार्ड मिलता है। कृष्ण उसके साथ अंदर जाता है, लेकिन वो हैरान था क्योंकि ऐसी जगह पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई भी नहीं था, पूरा क्लब खाली था। लेकिन कृष्ण इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस बॉडीगार्ड के साथ अंदर जाता है। जब वो दोनों एक बड़े से गेट के सामने पहुंचते हैं तो वो बॉडीगार्ड रुक जाता है। कृष्ण उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। जिस पर कृष्ण कहता है सर अब आप आगे जाइए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। जो सुनकर कृष्ण को थोड़ा अजीब लगता है, वो अपने मन में कहता है कहीं मैं फिर से तो गलत जगह नहीं बस गया हूँ। और उसे स्कॉर्पियन वाला हादसा याद आता है, इसलिए कृष्ण उस बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुम प्रियंका के बॉडीगार्ड हो। जिस पर वो बॉडीगार्ड अपने सर को झुकाकर कहता है जी सर, और बॉस अंदर है। जिस पर कृष्ण कहता है तुम सच कह रहे हो। जिस पर वो बॉडीगार्ड हाँ कहता है। जो सुनकर कृष्ण कहता है ठीक है। फिर वो उस दरवाजे के पास जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। कृष्ण अंदर जाता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। कृष्ण ये देखकर कहता है लगता है मैं सच में गलत जगह पहुंच गया। जो सोचकर वो बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी कृष्ण को किसी की आवाज आती है, कृष्ण कहाँ जा रहे हो, रुको। जो सुनकर कृष्ण कहता है प्रियंका, लेकिन उस जगह पर बिल्कुल अंधेरा था। CH-165 लव कन्फेशन। कृष्ण जब प्रियंका को फाइल देने के लिए आया तो वो एक डार्क रूम में चला जाता है जहां बस अंधेरा था। जो देखकर कृष्ण को थोड़ा डर लगता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे प्रियंका की आवाज आती है और वो उसे रुकने के लिए कहती है। जो सुनकर कृष्ण रुककर कहता है प्रियंका। वो कुछ और कहता, तभी प्रियंका की आवाज फिर से आती है कृष्ण मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने ये तरीका सोचा है, देखो अब तुम बस मेरी बात सुनो, फिर बाद में झगड़ा कर लेना। जो सुनकर कृष्ण कुछ नहीं कहता और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है, अपने हाथ अपनी छाती पर बांध लेता है। प्रियंका एक गहरी सांस लेकर कहती है मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो और मुझे इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये तुम्हारा हक है, तुम मुझ पर गुस्सा हो सकते हो। फिर प्रियंका आगे कहती है मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आता है जब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती कि आखिर चल क्या रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर प्रियंका कहती है लेकिन इसके पीछे एक कारण है कृष्ण, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई परेशानी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा।
फिर प्रियंका आगे कहती है, तुम्हें पता है मैंने हमेशा अपने आप को बहुत मजबूत रखा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकी और ना ही कोई मुझे झुका सकता है। फिर प्रियंका आगे कहती है, लेकिन तुम्हें पता है मैं जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, किसी से डरती नहीं, लेकिन तुम्हें पता है जब तुम किडनैप हुए थे उस समय मुझे पता चला था कि डर किसे कहते हैं, घबराहट किसे कहते हैं। फिर प्रियंका आगे कहती है, वैसे तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें वहां उस फार्म हाउस पर रखा था उस समय जितना दुख तुम्हें होता था उससे कहीं ज्यादा मुझे होता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं डर गई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि हमारे सारे दुश्मन एक हो गए हैं और वो हर किसी को निशाना बना रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी वो गंदी नजरें तुम पर जाए, इसलिए मैंने तुम्हें वहां कैद किया। फिर प्रियंका आगे कहती है, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ पता है, दादाजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था और अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें उनसे क्या खतरा। जिस पर प्रियंका कहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी कमजोरी हो और अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो वो मुझे काबू कर लेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें उन सब से दूर कर दिया और मैं ये हमेशा कर सकती हूँ क्योंकि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर प्रियंका आगे कहती है, तुम्हें पता है तुम पहले इंसान हो जिसकी मैं सुनती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती। फिर प्रियंका हल्की हंसी के साथ कहती है, तुम्हें पता है तुम पता नहीं क्या करते हो, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी बात मान जाती हूँ और अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें पता है मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला। फिर प्रियंका हल्की हंसी के साथ कहती है, तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि आखिर तुम कौन हो मेरे लिए, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझती। तभी कृष्ण को कदमों की आवाज आती है। प्रियंका फिर कहती है, वैसे तुमने सही कहा था, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारी एक मुस्कान पर मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरे लिए वो इतनी कीमती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए क्या हो? और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझती, तुम्हारी कोई औकात नहीं। फिर प्रियंका थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती है, किसने कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, उन्हें क्या पता तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्यों। फिर प्रियंका आगे उसी अंदाज में कहती है, तुम्हारी जगह सबसे ऊपर है, तुम्हें पता है मेरे सभी बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड मुझसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत करते हैं, वो तुम्हें अपना बॉस मानते हैं और पता है ऐसा क्यों है? जो कहकर प्रियंका एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि तुम मेरे बॉस हो, वो तुम्हें इज्जत क्यों नहीं देंगे जब मैं खुद तुम्हारे सामने झुकती हूँ। किसी की क्या हिम्मत जो तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारे एक इशारा पर सब कुछ हो सकता है और तुम फिर भी खुद को पता नहीं क्या समझते हो। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? फिर प्रियंका आगे कहती है, तुम मेरी जिंदगी की सनशाइन हो, मेरी हैप्पीनेस हो, तुम वो हो जो मुझे वहां से लेकर आया जहां पता नहीं मैं कब से खड़ी थी। फिर प्रियंका आगे कहती है, तुम मुझे उस डार्कनेस से बाहर लाए जहां पता नहीं मैं कब से खड़ी थी, तुम मुझे उजाले में लाए, तुमने मुझे हंसना सिखाया, मुझे खुश रहना सिखाया। फिर प्रियंका आगे कहती है, तुम मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो। फिर प्रियंका आगे कहती है, कृष्णा यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई सनशाइन, यू आर माई वर्ल्ड। तभी वहाँ की सभी लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ कृष्ण के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। वो जगह काफी खूबसूरत थी, वो पूरी जगह लाल सफेद रंग से सजी हुई थी, वहाँ गुब्बारे, गुलाब के फूल और भी बहुत सारे फूल थे। वहीं इन सब में प्रियंका कृष्ण के सामने थी, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसने अभी व्हाइट कलर बिजनेस सूट पहना हुआ था जिनमें उसकी वो नीली आंखें चार चांद लगा रही थी। प्रियंका के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था जिसमें लाल रंग के फूल थे। प्रियंका कृष्ण के पास आती है, वही कृष्ण एकटक बस उसे ही देख रहा था। प्रियंका कृष्ण को वो गुलदस्ता देती है, लेकिन कृष्ण जो पहले प्रियंका में खो गया था वो अपने होश में वापस आता है और उन फूलों को देखता है, लेकिन कृष्ण उन फूलों को नहीं लेता और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, जो देखकर प्रियंका कहती है, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? जिस पर कृष्ण कहता है, जो कहना था उसे छोड़कर सब कुछ कह दिया। जो सुनकर प्रियंका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे देखकर कहती है, मुझे लगा था कि इससे काम चल जाएगा, लेकिन लगता है तुम नहीं मानोगे। जो सुनकर कृष्ण कहता है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। जो कहकर कृष्ण जाने लगता है, लेकिन तभी प्रियंका उसका हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर कृष्ण पीछे मुड़ता है जहाँ प्रियंका खड़ी थी। फिर प्रियंका अपने दोनों घुटने टेक कर बैठ जाती है और कृष्ण को वो गुलाबों का गुलदस्ता देकर कहती है, आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें दुखी किया। जिस पर कृष्ण उसे देखने लगता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका ऐसे घुटनों पर बैठ जाएगी। वो हैरानी से उसे देख रहा था। कृष्ण की आंखें बड़ी हो जाती है और जल्दी से कहता है, प्रियंका उठो, देखो ऐसा मत बैठो, कम से कम अपनी पोजीशन का तो सोचो, तुम इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे आगे ऐसे घुटनों पर बैठो। जो सुनकर प्रियंका मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मैं उठ जाऊंगी, लेकिन पहले कहो कि तुमने मुझे माफ किया और तुम गुस्सा नहीं हो। जो सुनकर कृष्ण और भी ज्यादा चौंक जाता है और वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, प्लीज उठो। अगर किसी को पता चला कि प्रियंका सिंघानिया मेरे सामने अपने घुटने टेक रही है तो लगता है इस दुनिया को सदमा लगा जाएगा। फिर कृष्ण उस गुलदस्ते को ले लेता है। तभी प्रियंका अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर कृष्ण के आगे करके कहती है, कृष्ण मुझे नहीं पता कि कैसे और कब, लेकिन एक बात मैं तुम्हें आज कन्फेस करना चाहती हूँ। फिर प्रियंका कृष्ण की आंखों में देखकर सीरियल आवाज में कहती है, कृष्णा मुझे पहले इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कि ये क्या है। फिर वो अपने उस बॉक्स को कृष्ण की तरफ बढ़ाकर कहती है, कृष्णा आई लव यू, बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल। जो सुनकर कृष्ण अपनी ही जगह जम जाता है। उसके कानों में बस वो 3 शब्द गूंज रहे थे। वो एकटक प्रियंका को देख रहा था। प्रियंका फिर थोड़ा तेज कहती है, कृष्णा आई लव यू फॉर माई हार्ट फॉर माई सोल। जो सुनकर कृष्ण वहाँ चुपचाप खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मूर्ति हो। तभी प्रियंका फिर कहती है, कृष्णा डू यू लव
लेकिन कृष्ण कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, उसे तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं कर पा रहा था। कृष्ण बस उसे देख रहा था। लेकिन जब प्रियंका कृष्ण का कोई जवाब नहीं सुनती तो अचानक से उसे अपने अंदर किसी चीज के टूटने का दर्द महसूस होता है। वो अपने सर को झुका लेती है। उसकी आंखें भर आई थी क्योंकि कृष्ण ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जो उसके लिए पहली बार था। वहीं कृष्ण कुछ देर बाद होश में वापस आता है और वो जब प्रियंका को ऐसे देखता है तो वो लड़खड़ा कर खुद भी नीचे अपने घुटनों पर आ जाता है और अपने हाथ प्रियंका के गालों पर रख देता है जहां उसे नमी महसूस होती है। कृष्ण प्रियंका के चेहरे को ऊपर उठाता है जहां उसकी उन नीली गहरी आंखों में पानी था, जो देखकर कृष्ण बिना कुछ कहे उसके होठों को अपने होठों से जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं प्रियंका भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके गालों पर आंसू लुढ़क जाते हैं। कृष्ण 2 मिनट बाद किस ब्रेक करता है और प्रियंका के माथे पर उसकी दोनों आंखों पर किस करता है और उसके आंसू अपने होठों से साफ करके प्रियंका को देखकर खुशी से कहता है, आई लव यू टू माई लव एंड यू आर माई एवरीथिंग, माई लव माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू, बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल। फिर कृष्ण प्रियंका को गले लगाकर कहता है, आई रियली लव यू, आई कांट टेल यू बट आई लव यू मोस्ट एंड एटर्नल, बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल। फिर कृष्ण प्रियंका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, तुम्हें पता है मैं कब से ये सुनने का इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं तो कब से तुमसे प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा, मुझे नहीं पता कैसे और कब, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता उतना। फिर प्रियंका कहती है, क्या सच में तुम मुझे से प्यार करते हो? जो सुनकर कृष्ण अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर प्रियंका कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर प्रियंका उस बॉक्स को खोलती है जिस 2 रिंग अंगूठी प्रियंका उनमें से एक निकालकर कृष्ण की रिंग फिंगर में पहना देती है और फिर कृष्ण दूसरी रिंग उसे पहना देता है। तभी प्रियंका कहती है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जिस पर कृष्ण हाँ कहता है। फिर कृष्ण उठता है और प्रियंका भी उठ जाती है। कृष्ण उस जगह को देखकर कहता है, वैसे ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर प्रियंका कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? जिस पर प्रियंका कहता है, हाँ बहुत। फिर कृष्ण उसे देखकर कहता है, क्या ये तुमने किया? जिस पर प्रियंका कहती है, हाँ। फिर कृष्ण उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरे लिए। जिस पर प्रियंका हाँ कहती है और फिर उससे अपनी नजरें चुरा कर कहती है, मुझे तुम्हारा गुस्सा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे आज किसी भी हालत में तुम्हें माना था। जो सुनकर कृष्ण मुस्कुरा कर कहता है, वैसे मेरा गुस्सा होना काम तो आया। जिस पर प्रियंका बस मुस्कुराती है। फिर प्रियंका उसे देखकर कहती है, चलो लंच करते हैं। जिस पर कृष्ण कहता है, हम। फिर कृष्ण बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन प्रियंका उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ लेकर जाने लगती है जहां उन दोनों के लिए बहुत सुंदर लंच टेबल सजी हुई थी। वहीं आसपास काफी शांति थी और हल्का म्यूजिक चल रहा था जो एक धुन थी। वहां कृष्ण को काफी अच्छा लग रहा था। वहीं प्रियंका उसे देख रही थी, वो उसे टेबल के पास लेकर आती है। ये काफी रोमांटिक लग रहा था। फिर कृष्ण वहां बैठ जाता है। प्रियंका भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी वहां एक वेटर आकर दोनों से ऑर्डर पूछता है। कृष्ण दोनों का ऑर्डर देता है। फिर कृष्ण अपने चिन पर हाथ रखकर प्रियंका को प्यार से देखते हुए कहता है, वैसे ये कब से चल रहा था? जिस पर प्रियंका कृष्ण को देखती है जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया, जो देखकर कृष्ण कहता है, तुम कब से इन सब की तैयारी कर रही हो? जो सुनकर प्रियंका कहती है, 4 दिनों से, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगा था कि तुम ये डेकोरेशन देखकर ही खुश हो जाओगे। जो कहते समय प्रियंका के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो देखकर कृष्ण कहता है, तो तुम्हारा कन्फेस करने का कोई इरादा नहीं था? जिस पर प्रियंका कहती है, ऐसा नहीं था, बस मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे सच में कहना पड़ेगा। जिस पर कृष्ण मुस्कुरा कर कहता है, तो इसका मतलब मैंने तुम्हें झुका दिया। जिस पर प्रियंका उसे देखकर कहती है, प्यार में हमेशा झुकना पड़ता है और अपनों के सामने झुकने से कुछ गलती नहीं होता। फिर कृष्ण उसे देखकर कहता है, वैसे क्या मैं सच में तुम्हारा बॉस हूँ? लेकिन तुम्हारे बॉस तो दादाजी है। जिस पर प्रियंका कहती है, वो बस चेयरमैन है, इसलिए मैं उनकी सुनती हूँ, और तुम मेरे पति हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनती भी हूँ और कुछ हद तक मानती भी हूँ। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तब तक उनका खाना भी आ जाता है। कृष्ण खाना खाने लगता है, वहीं प्रियंका मुस्कुरा रही थी, वो भी खाना खाती है। फिर वो दोनों कुछ समय और वहाँ बिताते हैं। कृष्ण आज बहुत ज्यादा खुश था और वो प्रियंका का हाथ नहीं छोड़ रहा था। वहीं प्रियंका भी मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही वो यहाँ 2 घंटे बिताते हैं। वो बहुत सारी बातें करते हैं।